हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लौकी की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, लौकी की जो खेती है, वो बहुत ही अच्छी खेती है और लौकी की खेती के लिए हम साल में 3 सीज़न में लगातार की जा सकती है। लौकी की खेती करने का एक तो सही समय ये होता है कि जो जून-जुलाई का समय होता है, उस समय पे लौकी की बुवाई होती है। एक लौकी की बुवाई करने का जो समय होता है, वो सितंबर का होता है। सितंबर में जो लौकी बोई जाती है वो इधर दिसंबर जनवरी तक चलती है। और एक लौकी की बुवाई करने का जो सही समय होता है वो बसंतकालीन समय होता है, जो कि इस समय पे फरवरी और मार्च में जिसकी बुवाई की जाती है। तो ये तीनों सीजन में लौकी को किया जा सकता है। जो फरवरी मार्च में जिसकी बुवाई की जाती है, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि अगेती किस्म की जो हम लौकी बोते हैं बसंतकालीन में, उसमें जनवरी में उसकी नर्सरी बना दी जाती है और फरवरी में रोपाई कर दी जाती है। जिससे कि फरवरी में उसकी रोपाई करने से ये होता है कि उस समय से शुरुआत उसकी हो जाती है, और जब समय से शुरुआत हो जाती है तो उसका मार्केट में प्राइस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो किसान साथियों, वीडियो को हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लौकी की खेती की जो विधि है वो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। तो लौकी की खेती करने से पहले हमें कुछ बातों का ज़रूरी ध्यान रखना होता है, जैसे कि मिट्टी का प्रकार है। तो लौकी की खेती करने के लिए मिट्टी का जो प्रकार है वो हमको इस तरह का चयनित करना होता है, जिन खेतों में जल भराव की समस्या नहीं हो, या पानी को आराम से जिन खेतों में सुखाया जा सके, या पानी बहुत लंबे समय तक उन खेतों में ना रुके, उन खेतों में हम लौकी की खेती करते हैं। लौकी की खेती करने के लिए सामान्यतः जो ज़मीन का चुनाव करते हैं, उसमें बलुई दोमट और दोमट मिट्टी का हम चयन करते हैं, जिससे कि आसानी से पानी को समय से खेत में से सुखाया जा सके। तो किसान साथियों, आइए बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो लौकी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी हम करते हैं। प्रथम जुताई हम मिट्टी पलट हल से कर लेते हैं। उसके बाद में हम 2 से 3 जुताइयाँ खेत में करते हैं, जिसमें कि हम कल्टीवेटर और हैरों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक जुताई के पश्चात हमको खेत में पाटा अवश्य लगाना होता है, जिससे कि खेत में ढेले ना बने। और इसी जुताई के साथ साथ हमारे लिए कुछ कंपोस्ट खेत में देना होता है, जैसे कि हमको 1 एकड़ खेत में लगभग 100 से 150 कुंटल तक कंपोस्ट में डालना होता है, जो कि कंपोस्ट हमारा देसी खाद भी हो सकता है और वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट की अगर हम मात्रा लगा रहे हैं तो कुछ कम लगा सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट के लिए हम 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम डाल सकते हैं। इसके पश्चात कंपोस्ट डालने के पश्चात में खेत की जुताई कर देंगे और पाटा लगा देंगे अच्छी प्रकार से। इसके बाद में हमको खेत में रिज बनाने होते हैं। रिज बनाने का मेन काम ये होता है कि दो साइड में जो रिज बनता है, रिज के बीच में जो नाली होती है, उस नाली में हम इसके लौकी के पौधे लगा देते हैं, या फिर रिज के ऊपर भी लगा देते हैं। रिज के ऊपर लौकी को लगाने का एक बढ़िया तरीका ये भी है कि हम अगर खेत में मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं, तो मल्चिंग पेपर पर हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ड्रिप से अगर सिंचाई करते हैं और मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं, तो मल्चिंग पेपर लगाने से हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक तो वीड बहुत कम आते हैं, दूसरी बात ये है कि सिंचाई करने में हमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इसमें लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन रखा जाता है और पौधे से पौधे की दूरी को भी मेंटेन रखा जाता है। तो लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन रखने के लिए मेन कारण ये है कि इसकी जो पौध की जो वृद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है, क्योंकि बेल वाली फसल है ये, और बेल इसकी फैल के चलती है। जब बेल फैल के चलती है तो हमारे लिए इसमें लाइन से लाइन की दूरी को काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी लाइन से लाइन की दूरी को हम बीच में 5 फीट रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी को हम 3 फीट रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी रोपाई कर देते हैं। और रोपाई करने के साथ साथ हम इसमें ड्रिप भी लगाते हैं मल्चिंग पेपर के साथ में। अगर ड्रिप नहीं लगाते हैं तो फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन करेंगे तो उसमें फिर हमारे लिए नाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी है हमारे लिए
वो नाली में ही देना है, पूरी क्यारी में नहीं देना है। पूरी क्यारी में अगर पानी देते हैं तो पूरी क्यारी में बहुत सारे खरपतवार उगाएंगे और हमारी जो फसल है उस फसल के लिए खरपतवार उससे कंपटीशन करेंगे, जिससे कि जो भी हम उर्वरक या जो भी हम खाद लगा रहे हैं अपनी फसल के लिए, वो फसल के लिए ना मिलके खरपतवार उसको ले लेंगे। तो किसान साथी, हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए अगर हम रिज पर लगा रहे हैं मल्चिंग पेपर के सहारे, तो हमारे लिए उसमें ड्रिप से सिंचाई करनी है। और अगर हम ड्रिप से सिंचाई नहीं करते हैं तो हमको नाली बना के नाली में जगह जगह इसके पौधे हैं उसकी रोपाई हमें कर देनी चाहिए। तो इसकी जो बुवाई की विधि होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो हम इसमें डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं। डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो समस्या ये रहती है कि इधर जो लेट खेती कर रहे हैं तब तो डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। अगर उस समय पे हम डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं सर्दियों में, यानी कि जनवरी के महीने में, तो उसमें ये रहता है कि बीज का अंकुरण होने का थोड़ा सा चांस कम होता है। तो बीज का अंकुरण होने का चांस कम होता है, बीज के अंकुरण होने की परसेंटेज कम हो जाती है क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। तो उससे बचाने के लिए हमारे लिए उस समय पे हम उसकी पौध बनाते हैं और पौध के लिए कम एरिया में कोकोपीट में बनाकर पौध के लिए हम रख लेते हैं, जिससे कि उसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करके और उसकी पौध बना लेते हैं, जिससे कि उसका जर्मिनेशन समय से हो जाए। और उसके बाद में हम उसकी प्लांटिंग कर देते हैं। प्लांटिंग के पश्चात में हम इसमें सिंचाई लगाते हैं। अगर हम मल्चिंग पेपर पर कर रहे हैं तो ड्रिप से सिंचाई करते हैं, और अगर हमने वैसे लगाना है तो हमको नालियों में लगा देना है पौधा। पौधे से पौधे की दूरी को हम 2 से 2.5 फीट तक रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को 5 फीट रख सकते हैं, जिससे कि बेल को फैलने में कोई असुविधा ना हो। बेल जितनी ही ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा हमारे इसमें फलों की संख्या आएगी। तो किसान साथियों, ये कुछ ज़रूरी जानकारी रही जो कि हमारी इसकी बुवाई से संबंधित है। अब मैं कुछ आपको जानकारी देता हूँ कि जब आपकी लौकी की फसल लग गई है और उसके बाद में आपको किस तरह से उसकी केयरिंग करनी है। तो पौधरोपण के पश्चात हमको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आवश्यकता होती है समय समय पर हमको सिंचाई करते रहना है। इसमें कुछ प्रकार के कीट आते हैं, तो इनके जो कीट आते हैं उन कीटों की रोकथाम के लिए हमारे लिए जो कुछ दवाइयाँ हैं वो लगानी पड़ती हैं, जिससे कि उन कीटों को ख़त्म किया जा सके, उनको रोका जा सके, जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरह से वृद्धि करता रहे। तो जो इसमें कीट आते हैं वो एक तो होता है जिसको हम कहते हैं बीटल जोन। तो बीटल जो कीट आता है वो इसके पत्तों को खा जाता है, और पत्तों को खाने के पश्चात में पत्ते इसके बहुत ही जाली जैसे कर देता है, जिससे कि काफ़ी नुकसान पौधे का हो जाता है। तो उनको रोकने के लिए हमारे लिए इंडोस्कार्ब का हम स्प्रे करते हैं, या फिर साइपरमेथ्रिन का भी या क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल को बचा सकें। और कुछ इसमें जो रोग आते हैं, तो रोग ऐसे आते हैं जो कि उसका जो फल है वो भी गलने लगता है और पत्ता भी पीले पीले पड़ जाते हैं। तो उन रोगों की रोकथाम करने के लिए हमारे लिए इसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिडोमिल गोल्ड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उन रोगों को हम दूर कर सकें और अपनी फसल को बचा सकें। तो किसान साथियों, ये कुछ ज़रूरी जानकारी रही, और आपको इसमें कुछ उर्वरक देने होते हैं तो उन उर्वरक को समय पे हम देते रहेंगे, और बाकी की जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो अभी तक के लिए मैं इतनी ही जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसान साथियों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे आपसे मिलते रहेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।